नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लब में जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है इनसे संबंधित आकलन और गतिविधि प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध कराया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि हाल में ही केंद्र सरकार ने मिशन निष्ठा 3.0 FLN के 12 मॉड्यूल सभी राज्यों के लिए लॉन्च कर दिए हैं जो उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी हो गए हैं। हमारे पुराने वीडियो में मॉड्यूल 1 की सभी प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध करा दिया गया था जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं मॉड्यूल 2 की ओर और इसकी आकलन प्रश्नोत्तरी के समस्त 20 प्रश्नों का हल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निष्ठा 3.0 का जो दूसरा मॉड्यूल है, दूसरा कोर्स है, इसका नाम है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न को फेस करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। 4 विकल्प दिए गए हैं, भाषा और साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा। इसके बाद है सामाजिक भावात्मक विकास और चौथा विकल्प है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही उत्तर है। दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपके सामने आया है इसमें भाषा और साक्षरता को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। आप विकल्प संख्या 1 को एक सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए क्लिक कर देंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण खाली जगह पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला विकल्प है बच्चों का सीखने के स्तर, दूसरा है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करना, तीसरा है बच्चे की आयु और चौथा है बच्चे की कक्षा या कक्ष। आइए देखते हैं कि सही विकल्प क्या है। इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। दोस्तों, सही उत्तर है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम अर्थात RTE राइट टू एजुकेशन किस वर्ष पास हुआ था? 2010 में, 1992 में, 2009 में या 1986 पे? मुझे लगता है कि ये प्रश्न बिना एक्सपर्ट के ही आप समझ सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में प्रभावी हुआ था। आइए देखते हैं कि उत्तर का चयन करने वाले इस बात में अपनी क्या राय रखते हैं। दोस्तों, हमारा और आपका मानना 100% सही था। वर्ष 2009 में ही RTE लागू हुआ, शिक्षा का निःशुल्क अनिवार्य अधिनियम ये 2009 में लागू हुआ था। इसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से उपलब्ध है। दोस्तों, ये प्रश्न विज्ञान से संबंधित नजर आ रहा है। क्वेश्चन है कि भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं या संतुलित पोषण प्रदान करते हैं या स्थूल पोषक तत्व प्रदान करते हैं या फिर प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हल है। दोस्तों, जो प्रश्न अभी चर्चा हो रही थी जिस प्रश्न पर, उसका सही उत्तर है सूक्ष्म पोषक तत्व। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हमें सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। विकल्प संख्या सही एक उत्तर है। लेकिन दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि इस बार जो निष्ठा की प्रश्नोत्तरी है उसमें यह देखा गया है कि जब 2 विभिन्न अध्यापक कोर्स को पूर्ण करते हैं तो उनके 2-3 प्रश्नों में भिन्नता रहती है और विकल्पों का क्रम भी बदला रहता है। तो आप इससे बिल्कुल भी उदास ना होइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके समस्त प्रश्नों का हल आपको उपलब्ध कराया जा सके। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है कि प्रत्येक दक्षता को एक नंबर या कोड खाली जगह के लिए दिया गया है। अब प्रत्येक दक्षता को एक नंबर या कोड प्रदान किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? 4 विकल्प हैं। सीखने के प्रतिफलों को व्यवस्थित ढंग से क्रम में लगाने के लिए,
सीखने के प्रतिफलों को क्षैतिज ढंग से व्यवस्थित करने के लिए, सरल पहचान करना और संदर्भ बनाने के लिए, या फिर सीखने के प्रतिफलों को पदानुक्रमित करने के लिए। आइए देखते हैं इसका हल। दोस्तों विकल्प 3 एक सही उत्तर है। सरल पहचान करना और संदर्भ, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर या कोड इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी सरल पहचान हो सके और संदर्भ प्राप्त हो सके। तो विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। दोस्तों क्वेश्चन है कि रचनावादी पद्धति में शिक्षक को खाली जगह के रूप में देखा जाता है। 4 विकल्प हैं, प्रशिक्षक के रूप में, या कार्यकर्ता के रूप में, या अवलोकनकर्ता के रूप में, या फिर सुगमकर्ता के रूप में। तो दोस्तों जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुगमकर्ता। आइए देखते हैं कि वीडियो या प्रश्नोत्तरी या कोर्स बनाने वाला इस प्रश्न के बारे में अपनी क्या राय रखता है। हम लोगों का उत्तर 100% सही था। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में जाना जाता है या पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। 4 विकल्प हैं, पूरे वर्ष आदर्श आकलन किया जाता है, या वार्षिक आदर्श आकलन किया जाता है, या अर्धवार्षिक आकलन किया जाता है, या फिर त्रैमासिक आकलन किया जाता है। तो दोस्तों जहां तक मैं कोर्स को समझने के बाद अनुमान लगा पा रहा हूं, इसका सही उत्तर होना चाहिए पूरा वर्ष। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं। दोस्तों अपना मानना पूरी तरीके से सही था। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन पूरा वर्ष जारी रहता है। विकल्प संख्या 1 को सही उत्तर के रूप में आप लोगों के द्वारा चयनित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। दोस्तों प्रश्न आया है कि कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है। 4 विकल्प हैं, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बनते हैं, दूसरा बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, तीसरा बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना, चौथा बच्चे सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करते हैं और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ते हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्न का उचित हल क्या है। दोस्तों बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना यह FLN का लक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, परिवर्तनीय या भली भांति निर्धारित और निश्चित, तीसरा है विद्यार्थी द्वारा विकसित, और चौथा है कक्षा अध्यापक द्वारा विकसित। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों विकल्प संख्या 2 एक सही उत्तर है। दक्षता आधारित शिक्षण प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने का जो प्रतिफल होता है वो होता है भली भांति निर्धारित और निश्चित। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पुनः क्वेश्चन है कि संदर्भ के उपर्युक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। पहला विकल्प है प्रवृत्ति, दूसरा है सीखने के प्रतिफल, तीसरा है दक्षता और चौथा है कौशल। आइए इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। दोस्तों जो प्रश्न अभी आपसे पूछा गया था कि संदर्भ के उपर्युक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं, तो उसका सही उत्तर है दक्षता। आप दक्षता को उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। पहला विकल्प है आभासी रूप से, दूसरा है बेतरतीब, तीसरा है पदानुक्रमित और चौथा है सर्पिलाकार। दोस्तों कोर्स पढ़ते समय मुझे याद आ रहा है कि कुछ सर्पिलाकार आकृति के बारे में, प्रतिफल के बारे में बात की गई थी, तो मुझे ये लगता है कि सर्पिलाकार एक सही उपर्युक्त उत्तर है। लेकिन
हम इसे फाइनल करने से पहले एक्सपर्ट की राय लेना बेहतर समझते हैं। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट इस प्रश्न के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। दोस्तों अनुमान सही निकल गया, सर्पिलाकार एक सही उत्तर है। आप इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ओर आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग 10 क्वेश्चनों के पड़ाव को पार करके आगे जा चुके हैं और जल्द ही इस दूसरे मॉड्यूल कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तरी का संपूर्ण हल आपके सामने वीडियो के फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो आप अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लब में देख रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन है कि विशिष्ट कथन जिनमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। 4 विकल्प हैं, कौशल, दक्षता, सीखने के प्रतिफल या प्रवृत्ति। आइए देखते हैं प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सीखने के प्रतिफल इस प्रश्न का उचित हल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो अब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि निष्ठा 3.0 FLN में बताया गया है कि किसी भी कोर्स का सर्टिफिकेट तभी आपको दिया जाएगा जब आप उसकी आकलन प्रश्नोत्तरी के 70% प्रश्नों का सही हल दे देंगे। हम इसी में आपकी मदद करने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने है कि पोषण देखभाल का घटक नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिम्मेदार देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के अवसर। दूसरा विकल्प है स्वायत्तता। तीसरा विकल्प है सुरक्षा और बचत और चौथा विकल्प है अच्छा स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण। आइए देखते हैं कि उचित हल क्या है। दोस्तों विकल्प संख्या 2 एक सही हल है, अर्थात स्वायत्तता इस प्रश्न का सही हल है। आप इसे उचित उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब करके अगले प्रश्न पर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। 4 विकल्प हैं, उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन और एक सामान्य संदर्भ बिंदु। इस प्रश्न का हल जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट ने वीडियो के अवलोकन के अनुसार, कोर्स बनाने के अनुसार किस विकल्प को सही उत्तर माना है। आइए चलते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। दोस्तों इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 3 को उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पुनः उपलब्ध है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23 पैरा 2 का संशोधन चिन्हित करता है कि कक्षा 3 और कक्षा 5 में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। नंबर बी, नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। नंबर 3, यदि बच्चा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। और विकल्प 4, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों विकल्प संख्या 4 सही उत्तर है, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के लिए प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। प्रश्न है, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। पहला विकल्प, छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक स्थितियों में करते हैं। दूसरा है, विद्यार्थी की रटने की प्रवृत्ति पर निर्भरता कम हो जाती है। तीसरा है, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। और चौथा है कि अबोध्यता का भार कम हो जाता है। आइए इस प्रश्न का उचित हल छांटने की या जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 3 एक सही उत्तर है, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। इसे आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पुनः उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि संज्ञात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और
अंतर्वैत्विक गुणों के कुल योग को कहते हैं? दक्षता कहते हैं, सीखने के प्रतिफल कहते हैं, कौशल कहते हैं या प्रवृत्ति कहते हैं? आइए उत्तर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रश्न में जो चीजें दी गई हैं उनके योगफल को दक्षता कहते हैं। विकल्प संख्या 1 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं आपकी स्क्रीन पर, जो अब डिस्प्ले होने जा रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। पहला विकल्प है विद्यार्थी को विजेता और हारने वाले के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। तीसरा है विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखने के लिए। और चौथा है विद्यार्थियों के कार्यों को क्रमबद्ध करने के लिए। आइए देखते हैं प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों, विकल्प 2 सही है, विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में जो आकलन का प्रयोग होता है वो विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव एंड रिप्रेजेंटेड ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है कि गतिविधियों जैसे कि काटना, फाड़ना, चिपकना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है। स्थिरता आती है या बड़ी मांसपेशियों में विकास होता है या सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है या फिर संतुलन पैदा होता है। आइए चलते हैं एक्सपर्ट के पास और देखते हैं कि वो किस उत्तर के बारे में अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मांसपेशियों का विकास होता है। जब भी हम कोई गतिविधि करते हैं जैसे कि काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू आदि पानी से खेलना, तो इससे सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है। आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। इसके बाद इस मॉड्यूल 2 के आकलन प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, प्रश्न है कि जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण कहते हैं या छात्र केंद्रित शिक्षण कहते हैं, प्रतिक्रियात्मक शिक्षण कहते हैं या अनुकूली शिक्षण कहते हैं। आइए उत्तर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 सही उत्तर के रूप में चुना जाएगा। गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण को आप उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट बटन दाबेंगे तो उसके बाद हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से मैसेज डिस्प्ले करेगा। यह मैसेज हमें बता रहा है कि कुल 20 प्रश्न दिए गए थे और हमने पूरे के पूरे 20 प्रश्नों को अटेंड किया है। आप सबमिट बटन दाबेंगे और आप देखेंगे कि आपको 20/20 का स्कोर प्राप्त हो गया है। दोस्तों, अंत में फिर यही कहना चाहेंगे कि सभी 12 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी यहीं पर आपको उपलब्ध मिलेगी और हर एक प्रश्नोत्तरी को लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही मॉड्यूल 3 में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि आप अगर हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जिसका एड्रेस है www.teachersclubs.in या mathbykhon.in। धन्यवाद।